2026 के पहले कुछ दिनों में ही सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। साल के पहले एडवांस जीडीपी नंबर्स ये दिखाते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल 7.4% रहने वाली है, जो कि पिछले सारे एस्टिमेट और प्रोजेक्शन से काफी आगे है। ये बात बाहर आते ही टीवी चैनल्स पर जश्न का माहौल हमें दिखा। बीजेपी के प्रवक्ता चैनल पर आकर अपनी पीठ थपथपाने लगे। इधर सोशल मीडिया पर आईटी सेल भी जश्न मनाते हुए दिखी। कहा, देखो अच्छे दिन अब आ रहे हैं। लेकिन इसी जश्न के बीच में जनवरी के शुरुआत के दिनों में स्टॉक मार्केट हमें फ्री फॉल में दिखता है। ट्रंप के 500% टैरिफ की धमकी ने सेंसेक्स को 2000 पॉइंट से ज्यादा लुढ़का दिया। उधर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसी साल के शुरुआती दिनों में करीबन $1 बिलियन हमारे मार्केट से बाहर खींच ले गए और रुपए को 90 से नीचे जाने से, फिसलने से रोकने के लिए आरबीआई ने डॉलर पानी की तरह बहाया करीबन $10 बिलियन पिछले कुछ दिनों में। और जीडीपी के आंकड़े कितने भी अच्छे मीडिया में दिखा दे और सरकार उसका अनाउंसमेंट कर दे, आम लोगों की हालत आज भी वही की वही है। अरे मत ना इनकम बढ़ रही है, ना खर्चे कम हो रहे हैं, ना रोजगार है और सेविंग्स तो ना के बराबर है। जिसके पास नौकरी है उसे अब डर है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। फिर सवाल यह आता है कि भारत को जब हम बोल रहे हैं कि सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी, तो हमें यह विकास दिख क्यों नहीं रहा? इस विकास का आभास क्यों नहीं हो रहा है? आखिर हम भी तो इसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। तो क्या सरकार हमसे जीडीपी के बारे में सच बोल रही है? जीडीपी के जो आंकड़े हैं, क्या उसे सच से बयां किया जा रहा है? Don't get into those maths. मोदी सरकार नहीं चाहती है कि हम मैथ्स में घुसे और सरकार को भी मालूम है कि जीडीपी के मैथ्स में घुसना, लोगों को वो मैथ्स और वो झोल समझाना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में फर्क समझाना होगा, इनपुट आउटपुट मेथड को जानना होगा, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट फ्लॉज को भापना होगा, ओल्ड सीरीज न्यू सीरीज बेस ईयर का एनालिसिस करना होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कवरेज और डिस्क्रिपेंसीज इन मेजरमेंट को अकाउंट में डालना होगा। लेकिन यह सब करने के बाद भी ना पूरी रात निकल जाएगी और निष्कर्ष साफ नहीं निकलेगा। लेकिन हमारे जीडीपी नंबर्स की सच्चाई समझने के लिए एक बेहतर और आसान तरीका भी है, और वो ये है कि जो चीजों को हम देख सकते हैं, भाप सकते हैं, नाप सकते हैं, जिनके आंकड़े इतनी आसानी से छुपाए नहीं जा सकते, और अगर जीडीपी अच्छा कर रहा होता तो इन सेक्टर्स को भी अच्छा करना होता, इन नंबर्स को भी अच्छा करना होता। जैसे कि देश में पैसा कितना निवेश हो रहा है, देश में नौकरियां कितनी बन रही हैं और नौकरियां कितनी प्रोडक्टिव है, देश की 1-2% जनता जो स्पेंड कर रही है वो कौन सी चीजों पर स्पेंड कर रही है, उससे देश का कैसे भला हो रहा है, देश के अलग अलग सेक्टर्स का हाल, और मैन्युफैक्चरिंग में क्या हम विश्व गुरु बन पाए हैं। हमें अक्सर दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताया जाता है, लेकिन अगर यह सच है तो विदेशी निवेशक हमारे देश से पिछले साल 1.66 लाख करोड़ रुपए मार्केट से क्यों बाहर निकाल कर ले गए? उन्हें ऐसा क्या मालूम है जो हमें मालूम नहीं है या हमें बताया नहीं जा रहा है? अगर ये सारे सवाल आप अपने आप से पूछोगे तो सच अपने आप सामने आ जाएगा, और उसके बाद हम जरूर सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं। लेकिन पहले इस क्राइसिस को जानना, इन जुमलों को समझना जरूरी है। और हां, जीडीपी की ग्राउंड रियलिटी समझने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, यह जीडीपी का डिस्कशन एकेडमिक नहीं है। जीडीपी के नंबर्स का इंपैक्ट आपके और मेरे पर्सनल लाइफ पर पड़ेगा, आपके और मेरे बटुए पर पड़ेगा। सरकार ग्रोथ एस्टिमेट्स कितना ही ऑप्टिमिस्टिक दिखा दे, लेकिन जब इकोनॉमी का डामाडोल रहेगा, नौकरियां श्योर नहीं रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, इनकम सिक्योर नहीं रहेगा, इस उथल पुथल के बीच में हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है हमारा हेल्थ और हमारी लाइफ से जुड़ी इंसिडेंट्स। इसीलिए जरूरी है कि आप 2026 में एक प्रण लो कि आप अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा उस जगह लगाओगे जहां आपको बुरे वक्त एक सहारा मिलेगा। एक बीमारी, एक एक्सीडेंट और आप सीधे अस्पताल के गेट पे अपने आप को पाओगे। और आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो आप मान के चलिए कि आपके जेब से लेकर आपका बैंक अकाउंट तक डाउनफॉल की तरफ चले जाएगा। और अगर कल को कुछ ऐसा हो जाता है कि फैमिली का सोल ब्रेड अर्नर दुनिया में नहीं रहता है, तो उसकी फैमिली इमोशनल के साथ साथ फाइनेंशियल डाउनफॉल में चली जाएगी। ऐसे में काम आता है एक टर्म इंश्योरेंस, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। यह आपके ना रहने पर कम से कम आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। हर महीने एक छोटी सी रकम का प्रीमियम देकर आप इन दोनों इंश्योरेंस में लाखों से लेकर करोड़ों तक का इंश्योरेंस कवर करवा सकते हो। आजकल तो कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ऐसे होते हैं, कई एग्जिस्टिंग डिजीजेस को वो डे 1 से कवर करते हैं।
आप तो इंश्योरेंस पर जीएसटी चार्ज भी नहीं लगता है, यह सरकार ने एक पॉजिटिव स्टेप किया है, तो आपको उसी अमाउंट पर काफी ज्यादा एक कवरेज मिल जाएगा विद द सेम प्रीमियम। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक देकर रखा है, आप खुद जाइए, परखिए, देखिए क्या फीचर्स हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, कौन कितना दे रहा है, कौन कितना एस्टैब्लिश्ड है। ऑनलाइन प्लान लेने पर 15 से 25% तक का आपको डिस्काउंट भी मिलता है। सो डू चेक इट आउट एंड मेक योर फ्यूचर सिक्योर। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। एक तरफ जहां अच्छे जीडीपी नंबर्स की खुशी, वही दूसरी तरफ हमारे लिए शर्म की बात यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारे नेशनल अकाउंट्स डेटा के मामले में हमें सी ग्रेड दिया है, माने फेल, डी ग्रेड से बहुत करीब। यह सम्मान हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे जीडीपी नंबर्स तय करने में जो डेटा का इस्तेमाल होता है, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है, वो आउटडेटेड है या खराब है। जैसे बेस ईयर आउटडेटेड है, 2011-12 का हम यूज कर रहे हैं। डिफ्लेशन के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करना होता है, हम कर रहे हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या पीपीआई का। जीडीपी का कैलकुलेशन में भी झोल देखा गया है आईएमएफ के द्वारा, और सीपीआई का जो बास्केट होता है, जो चीजों को कंसिडरेशन में ली जाती है, वो पूरा का पूरा आउटडेटेड है। बेसिकली हिंदी में बोले तो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक डेटा फ्लॉड है, शायद जानबूझ के फ्लॉड है, जिससे जीडीपी के आंकड़े अच्छे दिखें और सच्चाई बाहर ना आए। उसके ऊपर हमारे देश में जो विशाल नॉन एग्रीकल्चरल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि करीबन 30% हमारी इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन करता है, उसे आंकने का कोई सही तरीका हमारे पास नहीं है। इस सेक्टर के आउटपुट को प्रॉक्सीज द्वारा आंका जाता है, और वो क्या है? नर्सरी लॉजिक है। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छा कर रही है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी अच्छा करेगी, लगा दो आंकड़े। लेकिन डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोविड की मार खाने के बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हालत बहुत खराब रही है पिछले कुछ सालों में। उसके ऊपर यूएस टैरिफ की मार अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा अभी तक झेली है, लेकिन इसको आंका नहीं जा रहा है। जीडीपी नंबर्स इसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद पर आप इसे देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो। जब आप रास्ते पर देख रहे हो किस तरीके से गिग वर्कर्स, अरे दिहाड़ी के रेट पे या उससे कम रेट पर काम करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की खस्ता हालत के बारे में हमने एक एपिसोड भी बना के रखा था कि यह गिग इकोनॉमी कैसे एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, उसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक इमरजेंसी चल रही है अभी। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में किसी के अच्छे दिन भी नहीं चल रहे हैं। बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बिजनेसमैन, बड़े सैलरी वाले लोग, बेसिकली इंडिया का जो 1 to 2% जो टॉप में है, वो रोल्स रॉयस भी खरीद रहा है, लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज भी खरीद रहा है, रिकॉर्ड स्पीड में खरीद रहा है, ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। लेकिन वहीं आप देखोगे स्कूटर, बाइक, स्मॉल कार्स, उनकी सेल वहीं की वहीं अटकी पड़ी हुई है। कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो आपको मिलेगा हाई एंड स्टोर्स हमारे देश में हर दिन खुल रहे हैं। मॉल्स में जाइए तो मॉल्स खचाखच हुए हैं। चॉकलेट्स में आपको इंटरनेशनल फेरेरो रोशर्स और लिंट चॉकलेट भी मिल जाएगा। इंटरनेशनल स्किन केयर ब्रांड्स और बॉडी शॉप और गॉर्मे चीज और प्रीमियम ऑलिव ऑयल, आपको वेट लॉस ड्रग्स भी इंडिया में मिल जाएंगे। सब कोई आ रहा है इंडिया में, खूब मार्केट चल रहा है उनका। लेकिन इकोनॉमिस्ट एंड ऑथर अशोका मूडी का कहना है कि ये सारे जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, ये बहुत स्पेशलाइज्ड हैं। माने ये जो हम हाई एंड कंजम्पशन कर रहे हैं, जो हमारा 1 से 2% जो हाई एंड कंजम्पशन कर रहा है हमारे देश में, वो देश की जो कंज्यूमिंग क्लास है उन चीजों का सेवन कर रही है, वो जगह पर हॉलिडेज पर जा रही है जहां पैसा देश से बाहर जा रहा है। देश की मैन्युफैक्चरिंग और देश की इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं लग रहा है। और अगर कंपनीज की बात करें तो अगर आप सिर्फ एनवीडिया और गूगल ले ले, सिर्फ 2 यूएस कंपनीज, उनका साइज हमारे पूरे देश के जीडीपी से ज्यादा है। हां, 4 ट्रिलियन, फोर्थ लार्जेस्ट कर लो, ये 2 कंपनीज हमारे पूरे देश के जीडीपी से ज्यादा है। दुख यह है कि हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में ऐसी एक कंपनी नहीं है जो विश्व भर में जानी जाती हो, जिसका सर्विस पूरा दुनिया उठाता हो और उसका पैसा हमारे देश में आता हो। लेकिन कहने को हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब मीडिया में, सोशल मीडिया में और सरकार तो प्रोजेक्शन करेगा कि देखो कंज्यूमिंग क्लास तो हमारे देश में है और मर्सिडीज बिक रही है। लेकिन इंडिया की कंज्यूमिंग क्लास, माने पैसा खर्च करने वाली क्लास, कितनी छोटी है, ये एमएनसीज और देश के स्टार्टअप्स को अब भली भांति समझ में आ गया है। 1.45 करोड़ वाला ये जो देश है, वो मार्केट नहीं है, वो पॉपुलेशन है। इसीलिए विदेशी इन्वेस्टर हर साल और कम हो रहे हैं हमारे देश में। 2024 में कम थे, 2025 में
निवेश ना के बराबर हुआ है। सितंबर के महीने के बाद के महीने अगर आप खंगाल के देखोगे तो पैसा जो आउटफ्लो हो रहा है वो इनफ्लो से ज्यादा हो गया है। एमएनसीज तो वहीं जाएंगे ना जहां उनका पैसा बन रहा हो, उन्हें तो देश से कोई लगान नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन उनका क्या, जो हमारे देश के कंपनीज हैं वो पैसा कहां लगा रहे हैं? अगर आप देखोगे तो वो भी कहीं अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। 2016 में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जीडीपी का 19% हुआ करता था, 2024 में हमारा कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट 14% हो गया है। इतनी अच्छी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, इतने अच्छे आंकड़े हैं, लेकिन ना कोई खरीदने वाला ग्राहक बन रहा है और ना कोई बनाने वाली यहां कंपनी बन रही है। FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. निर्मला ताई बड़े गर्व से संसद में यह बता रही है कि हमें विदेश का पैसा नहीं चाहिए, चले जाओ तुम लोग, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। लेकिन ताई यह बात आपको नहीं बताएगी कि साधारण नागरिकों के लिए बाहर पैसा निवेश करना बहुत मुश्किल होता है और जो एसआईपी रूट है वो सरकार ने बंद करके रखे हैं। अगर ये रूट खोल दिए जाए तो देखिए आप, जो एसआईपी जिसके वजह से हमारी मार्केट्स अभी भी चल रही हैं, वो पैसा का भी पलायन बाहर हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस है लोगों को इन जीडीपी नंबर्स पे। लेकिन शायद इस जीडीपी जुमले का सबसे बड़ा पोल खोल करता है हमारे देश का जॉब क्राइसिस। पिछले नवंबर में रेलवेज ने करीबन 10,000 ओपनिंग्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। कितने एप्लीकेशन आए? 1.2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, यानी एक नौकरी के लिए 1,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आए। सितंबर के महीने में 50,000 पियोन पोजीशंस खोले गए। जयपुर में 25 लाख एप्लीकेशन आए, जिसमें पीएचडी भी शामिल है, जिसके लिए आपको क्लास 10 होने की जरूरत है। उसके लिए पीएचडी अप्लाई कर रहे हैं पियोन की पोजीशन के लिए। अगर जीडीपी सच में इतनी अच्छी होती तो क्या इतने सारे बेरोजगार हमारे देश में घूम रहे होते? हां, यह बात सच है कि अगर आप यह सवाल सरकार से पूछोगे तो सरकार आपको बता देगी कि बेरोजगारी तो 5-6% के आसपास है, इसमें चिल्लाने वाली और इसमें एग्रेशन होने वाली कौन सी बात है? लेकिन यही तो झोल होता है, आंकड़ों को इसी तरीके से घुमाया जाता है, नैरेटिव को इसी तरीके से बनाया जाता है। यह सरकार को अच्छी तरीके से मालूम है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक इंसान इंप्लॉयड होता है अगर वो हफ्ते में 1 घंटा काम कर ले। भारत भी कहीं ना कहीं इसी लॉजिक को फॉलो करता है। 5 लोग एक बंदे का काम करते हैं। देखने में सारे 5 लोग इंप्लॉयड है, लेकिन कर वो घंटा रहे हैं, प्रोडक्टिव आउटपुट कुछ हो नहीं रहा है, देश का कोई भला नहीं हो रहा है। हमारे देश में ये क्रॉनिक अंडर एम्प्लॉयमेंट साफ साफ है। अब मान लीजिए, और एकेडमिक्स ये कहते हैं कि एक इंसान का काम अगर कल करने से शुरू हो गया तो हमारे देश में आपको 20 करोड़ से ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग एक दिन में ऐसे ही पैदा हो जाएंगे। और बहुत लोग तो थक हार के जॉब ढूंढना ही बंद कर देते हैं। नहीं चाहिए हमें नौकरी, नहीं मिलेगी हमें नौकरी। मजे की बात यह है कि जो इंसान नौकरी नहीं ढूंढ रहा है, जिसने हताश होकर नौकरी ढूंढना छोड़ दिया है, आंकड़े और डेटा उसे अनएम्प्लॉयड नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आप नौकरी की तलाश में हो तभी आप अनएम्प्लॉयड की श्रेणी में आओगे। इसीलिए जोमेटो में साल में 30-40 दिन, जी हां एवरेज, साल में 30-40 दिन एवरेज काम करने वाला इंसान भी सरकार के नजरों में इंप्लॉयड दिखाया जाएगा। और वो ये 30-40 दिन का काम भी करने को राजी इसलिए होता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो मजबूर होकर ये छोटे मोटे काम 20-30 रुपए की डिलीवरी उठाने के लिए वो राजी हो जाता है। एक आंकड़ा, एक सेक्टर जो जीडीपी के शानदार परफॉर्मेंस को बखूबी दर्शा सकता था, जिसके बारे में कोई उसके बाद जीडीपी के बारे में कोई सवाल नहीं उठा पाता, वो होता मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में। नरेंद्र मोदी सरकार ने सही कदम लिया था 10 साल पहले मेक इन इंडिया के साथ, लेकिन फिर मटन मुगल मस्जिद मंगल सूत्र में कहीं सरकार अपने आप को खोता पा गई और मेक इन इंडिया हो गया फ्लॉप। मेक इन इंडिया का लक्ष्य बहुत ही सिंपल था, 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी का 1/4 या 25% बना देना है। कोई भी इंडस्ट्रियलाइज देश को यह करना होता है। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि इतने ढोल नगाड़े के बाद भी आज भी मैन्युफैक्चरिंग इतने सालों से वही 17% के आसपास अटका पड़ा हुआ है। और संकेत तो अब यह है कि इस साल, आने वाले साल में मैन्युफैक्चरिंग की हालत और भी खस्ता होने वाली है, क्योंकि आउटपुट ऑर्डर्स ही अब नहीं है। यहां तक कि हमारे देश में कमर्शियल इलेक्ट्रिक डिमांड कम हो रही है।
बढ़ने की जगह। इस एपिसोड में मैंने सिर्फ कुछ चीजों के बारे में बात की है जो हमें साफ साफ दिखता है, जो जीडीपी के इस झूठ को साफ साफ दर्शाता है। उसके ऊपर इतनी सारी और भी चीजें हैं जो जमीनी हकीकत दिखाती है। हाउस होल्ड सेविंग्स की अगर हम बात कर लें, या डेट, इसके बारे में हमने पूरा का पूरा एपिसोड बना के रखा है कि कैसे पूरा देश कर्जे में डूब रहा है, कैसे औसतन एक परिवार वो सेव कितना कर पा रहा है, बचत कितनी कर पा रही है ही नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। एक्सपोर्ट्स की हालत सालों से खस्ता ही पड़ी हुई है, और अब तो ट्रंप अंकल ने टैरिफ लगा दिया है, तो उसके बाद तो आप पूछिए ही मत। उल्टा ट्रेड डेफिसिट बढ़े जा रहा है, चाइना से 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा सामान इंपोर्ट हो रहा है। तो इस जंजाल से निकला कैसे जाए? सबसे पहले तो यह मानना होगा कि हम जुमलों वाली जीडीपी पर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि जब यह झूठ का जुमला फूटेगा तो बहुत लोगों को चोट लगेगी। अगर आपने यह बात मान ली, यह बात आप समझ पा रहे हो कि हां इसमें प्रॉब्लम है, तब हम सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला काम जो सरकार को करना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डायरेक्ट आपको सर्वे करना पड़ेगा। आपको जेन्युइनली फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सिचुएशन कितनी खराब है और उसके लिए सरकार क्या कर सकती है। अभी तो हम इसको अनदेखा कर रहे हैं। दूसरा, ये जो डेटा चोरी है, ये जो डेटा चोरी है उसे हमें बंद करना पड़ेगा। पहले तो बेस ईयर को आप अपडेट करो, फाइनली सरकार ये कर रही है। 2011-12 से हम लोग अब मूव कर रहे हैं, ये तो कम से कम होने वाला है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडिसेस को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, डिस्क्रिपेंसीज को आपको कम करना पड़ेगा। अरे इंडिया जैसा देश, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हमको C रेटिंग दे रहा है। यार चाइना बना रहे हो क्या इस सब चीजों में? इसमें तो आपको ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी। नंबर 3, आपको मास डिमांड पर फोकस करना पड़ेगा, नॉट रोल्स रॉयस एंड लैम्बोर्गिनी। आपको रियल वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, रियल जॉब्स बढ़ाने पड़ेंगे, स्किल डेवलपमेंट आपको कराना पड़ेगा, और इनफॉर्मल सेक्टर को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, जैसे आपने जीएसटी 2.0 किया था, अच्छी बात है, और उसके बाद ऑब्वियसली कुछ राहत भी दिखी है। ऑटो अगर सेक्टर की आप बात करें तो जीएसटी 2.0 के बाद ऑटो सेक्टर हैज डन वेल। उसी तरीके से आपको मेक इन इंडिया 2.0 करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि मेक इन इंडिया 1.0 फेलियर था, 10 साल में हम वो चीज नहीं कर पाए हैं, हमें मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना पड़ेगा। पीएलआई स्कीम्स एक इफेक्टिव कैंपेन है, अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको केपेक्स बढ़ाना पड़ेगा, एफडीआई पॉलिसीज को आपको खंगालना पड़ेगा कि क्यों हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। और ये जो टैक्स टेररिज्म है यार, उसको बंद करो। इतने सालों से आपको मालूम है कि आपके देश में टैक्स टेररिज्म चल रहा है, आप उसे बंद नहीं कर पा रहे हो। पॉइंट नंबर 5, इनइक्वालिटी आपको हमारे देश में कम करना पड़ेगा। ये जो रिच कंजम्पशन कर रहे हैं और हम यही 2-5% जो कंजम्पशन कर रहे हैं उस पर पूरा देश नहीं चल पाएगा। मास कंज्यूमर गुड्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इस पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 2% के लिए नहीं, पूरे जनता के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और हो सके तो कम से कम ये झूठ बोलना बंद करो। 1% से कम इन्फ्लेशन पर देश चल रहा है, हमें यह मानना होगा। आज सिचुएशन ऐसी है कि सरकार बोल देगी कि हां भाई, हाई ग्रोथ भी है, लो इन्फ्लेशन भी है, और अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं। जबकि सच तो यही है कि नौकरियां ना मिल रही हैं, वेजेस स्टैग्नेट कर चुकी हैं, रेंट्स बढ़े जा रहे हैं, खर्चे बढ़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको और हमको भी ना सवाल उठाना पड़ेगा। अभी हाल ही में हमने देखा कि कैसे अरावलीज पर हमने सवाल उठाया, कुलदीप सिंह सेंगर रेपिस्ट पर हमने कैसे सवाल उठाया, और कोर्ट को काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से एक बेटर इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए हमें ही सवाल उठाना पड़ेगा कि क्या घुट्टी पिला रहे हो हमें, क्या झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो हमारे ऊपर। हमारी आर्थिक सिचुएशन खराब हो जा रही है। सरकार जितना लीपापोती कर सकती है वो तो कर रही है, लेकिन अब सच्चाई ना फूट फूट कर बाहर आ रही है। मैं आशा करता हूं कि आप भी इसे देखो और सवाल उठाओ। लेकिन हां, एंड में याद रखना, टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी तो है 2026, और ऑलरेडी मार्केट ने साल के शुरुआत में ही दिखा दिया है कि इकोनॉमी कितनी अनसर्टेन होने वाली है। तो आप अपनी पर्सनल इकोनॉमी पर प्लीज फोकस करिए, और हां, आपका जो इंश्योरेंस है, आपकी जो सेफ्टी है, उसे मजबूत रखिए। फैसला आपके हाथ में है। गेट योरसेल्फ इंश्योर्ड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे स्टडी करिए। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।